हर दिन एक समान ही आता है, हर दिन एक समान ही आता है, हर किसी को उतना ही वक्त मिल पाता है। फिर क्यों कभी कभी असफलता का दौर आता है और कभी सफलता से सामना हो जाता है। हर दिन एक चुनौती होती है, हर दिन एक चुनौती होती है, हर राह में बाधाएं होती हैं, हर ख्वाहिश में एक डर भी छिपा होता है, हर अंधियारे में दूर कहीं उजियारा भी होता है। जो धीरज धर चलते चले गए वे मिसालें बनते चले गए, जो धीरज धर चलते चले गए वे मिसालें बनते चले गए। जो मुश्किलों का सामना कर बढ़ते गए, जो मुश्किलों का सामना कर बढ़ते गए, वे जीत की सीढ़ियां चढ़ते गए, वे जीत की सीढ़ियां चढ़ते गए। जब तुम कभी किसी महफिल में जाओ, किसी ऐसी जगह पर पहुंचो जहां पर ढेर सारे अजनबी हैं, जब तुम किसी समारोह में पहुंचो और लोग तुम्हारे आसपास हों और तुमसे पूछें कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, अपने बारे में जरा बतलाइए, तुम्हारे बारे में वो जानना चाहते हो, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, मन में एक गांठ बांध लीजिएगा इस बात की कि अभी कई मुकाम ऐसे हैं जो हासिल करना बाकी है। अभी पहचान पूरी नहीं बन पाई है, अभी पहचान के लिए और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अचीवर्स होते हैं वे पहचान लिए जाते हैं, उन्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे अपने आप में एक ब्रांड बन चुके होते हैं, अपने आप में एक शख्सियत बन चुके होते हैं कि जब वो कहीं पहुंचते हैं तो लोग उनके आसपास होते हैं, लोग उन्हें जान रहे होते हैं, उन्हें अपना परिचय नहीं देना होता है, कोई उनसे उनका परिचय नहीं मांग रहा होता है। तो जब जब भी परिचय देना पड़े तो याद रखना अच्छे से कि या तो आप गलत जगह पे पहुंच चुके हैं, आप गलत लोगों के साथ गलत महफिल में पहुंच चुके हैं आप, या फिर अभी परिचय पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। और महफिलें और लोग गलत नहीं होते, जनरली हमारा परिचय ही अधूरा होता है, हमारा परिचय ही अधूरा होता है। इसलिए आप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, वे रुपए पैसे के लिए नहीं है, वे पहचान के लिए हैं, वे रिकॉग्निशन के लिए हैं। रुपया पैसा बाकी चीजें वो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। वो मेन प्रोडक्ट क्या है? वो है आपका अपना वजूद, आपका अपना परिचय, वो मेन प्रोडक्ट है। तो चलिए हार्ट कनेक्ट के इस एपिसोड में हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं, जो एक ऑडियो फॉर्म में आया है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। नमस्ते डॉक्टर गीतेंद्र सर जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतने सारे एफ़र्ट्स करते हो। आप हमें बायोलॉजी तो पढ़ाते ही हो, साथ में हमारे को बताते हो एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, ये हमें सिखाते हो। और सर इन बिटवीन लेक्चर्स जो आप हमारे को बातें बताते हो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। ऐसे तो आपकी तारीफ़ में बहुत कुछ बताने को है सर। मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बताती हूँ। मैं सर 26 साल की हूँ और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर, फोकस बैच से। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्टडी करती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, जैसे कि मैं 26 साल की हो गई हूँ, 18-19 साल के बच्चों के साथ कंपटीशन कर रही हूँ, सब लोग क्या सोचेंगे, इस एज में नीट का एग्ज़ाम दे रही है। और सर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये बात भी पता है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी बहुत आती है सर। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे सुनाते रहते हैं कि मेडिकल फील्ड तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर सकती। पर जब वो सुनाते रहते हैं ना मुझे, तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी एक दिन। कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं मुझे बहुत नेगेटिविटी में ले जाती है सर, बहुत डिप्रेस फील करती हूँ सर, मैं मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और सर मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ सर। सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने विचारों से बाहर निकलूं, कैसे मैं पॉजिटिविटी में लेकर आऊं। सर प्लीज़ ये मैसेज मेरा डॉक्टर गीतेंद्र सर तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर जो समस्या है वो ये है कि इन्होंने 2 एज रेफरेंस फ्रेम को एक साथ रखा हुआ है।
ये बोलती है कि 26 ईयर्स की हैं, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि जब आप 26 ईयर्स के हैं तो आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया होगा, आपने बीएससी आपने किया होगा, ठीक है, या आप एमएससी परस्यू कर रहे होंगे, फिर तैयारी कर रहे होंगे। तो ग्रेजुएशन यदि आपका हो चुका है और फिर आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई भी चीज़ को बुरा मत मानिए। ये मत सोचिए कि ये 18-19 साल के बच्चों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि कारण ये होता है कि जब आप मेडिकल फील्ड में होते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई आपकी उम्र नहीं पूछता है, और एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है। एक डॉक्टर जब तक जो है उसके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, जब तक वो होशो हवास में है, जीवित है, तब तक वो काम करता रहता है। आपको शहर में कई ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो काफ़ी अधिक उम्र के हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, और वे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और लोगों की लाइन लगी हुई है उनके पास दिखाने के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई लोगों की कि उन्हें दिखा लें, वो उनसे अपना इलाज करवा लें। तो मेडिकल फील्ड में आप यदि थोड़े लेट भी इंटर होते हैं तो मेडिकल फील्ड ऐसा है जहाँ पर जो है वो उम्र से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात कि आपके 18-19 साल के बच्चों से कॉम्पीट करने की, तो देखो सिंपल सी बात है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने वो नहीं किया था, ठीक है। आपने जिस समय आपको आप इस एग्जाम को प्रायोरिटी देनी थी, उस समय आप शायद किसी कारण से नहीं दे पाए। कारण आपके जो है वो जायज का वजह भी हो सकती है कहीं उसमें, लेकिन कहने का मतलब है देर आए पर दुरुस्त आए। तो ये मत सोचिए, इतना जरूर है कि हाँ, आपके पास जैसे कि आप एमबीबीएस करते हैं, फिर आप एमडी करते हैं, फिर कई लोग डीएम करते हैं, तो वो सही उम्र क्या होती है? वो होती है कि आप 18-19 साल में एमबीबीएस के लिए पहुंच गए आप, फिर आपका 25 साल के आसपास आपका जो है वो एमबीबीएस हो गया आपका, और फिर 28-29 साल के 30 साल के अंदर अंदर आपका एमडी एमएस हो गया आपका, और 32-33 साल की उम्र तक आपका जो है वो डीएम वीएम हो गया। तो फिर आपके पास काम करने को और टॉप के लेवल पे काम करने को बहुत बड़ा अवसर मिलता है आपको, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो थोड़ा आपको अफेक्ट करेंगे कि आपको एमबीबीएस के बाद ही प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एज उस रेंज में पहुंच चुका है, ठीक है। तो लेकिन वो बुरा कहीं से भी नहीं, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर की भी कमी है, इंटीरियर एरिया में एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं मिलते, और गर्ल्स डॉक्टर की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं उसके बाद। तो ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। जब आप निकाल लेंगे एग्जाम तो लोग बोलेंगे देखो उसने वहां तब भी कर दिखाया, उसने वहां भी कर दिखाया। क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे स्टूडेंट भी रहे एक जमाने में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो सबसे पहले उन्होंने बी फार्मा किया, नहीं जमा उनको 2 साल करने के बाद। फिर उन्होंने वेटनरी साइंस से वीवीएससी किया, उन्होंने पूरा 5.5 साल वीवीएससी किया उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने फिर फाइनली जो है वो एमबीबीएस किया उन्होंने। नाउ ही इज ए गुड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। इतना पढ़ने के बाद उन्होंने बस डिसाइड कर दिया मुझे एमबीबीएस ही करना और उसके बाद ही प्रैक्टिस करना है। तो लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोगों ने जब वो निकल गए एमबीबीएस हो गए तो अखबारों में खबर छपी कि देखो जिद, देखो एक युवक की जिद देखो, उसने एमबीबीएस करके फला गांव में प्रैक्टिस कर रहा है और उसने इतनी स्पेशलिटी करके छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखो लोग है ना, आपको बताऊं, लोग आपके अचीवमेंट्स पर जाते हैं कि आपने क्या हासिल किया है। कुछ हासिल नहीं किया तो नहीं पूछेंगे, कुछ हासिल किया तो लोग पहचान निकाल लेंगे के। मैंने कहा ना आपसे कि वजूद को इतना स्ट्रांग करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि लोग तुमसे पहचान निकालें, लोग बताएं कि तुमको वो जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि तुम उनके पड़ोस में रहा करते थे, तुमसे एक बार उनकी बात हुई थी। ऐसी पहचान अपनी बनाइए। मुझे अच्छे से याद है कि कई बार है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो किसी व्यक्ति को जो लाइफ में मिलता है उसको हम इन जनरल ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो व्यक्ति जो है कुछ बड़े पद पर पहुंच जाता है, बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़ा अचीव कर लेता है, तो फिर हमें रिग्रेट होता है कि हम जो है उसको जानते थे लेकिन हमने तब तो उससे ठीक से बात नहीं किया। अब जब हम सामने बात करने जाएंगे तो हमको जो है बड़ा अपराध बोध लगेगा। तो ये जितने लोग तुमसे कुछ कुछ कहते हैं ना, उनको मत सुनो। तुम अपने मन में तुमने जो सोच लिया है तो उसको सोच के तुम आगे बढ़ो, क्योंकि देखो लाइफ एक ही बार मिलती है और लाइफ में हम जो करना होता है उसी लाइफ में करना है हमको। के बाद की लाइफ के बारे में, पोस्ट जो है जीवन के बाद के जीवन के बारे में, जीवन के पहले के जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो करो, के और तुम इसको लेके क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो, उसको लेके तुम क्लाउडेड और कंफ्यूजिंग दिमाग में मत रखो, क्योंकि दूसरे तो आएंगे। दूसरे हमेशा जो है वो आपके ख्वाबों पर, आपके सपनों पर धुंध लगाकर जाएंगे। वो धुंध को जमने नहीं देना है, ये तुम्हारा काम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी ऑफिशियल बायोमेंटर कमांडो हूँ सर। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है
सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर डेली का है कि मतलब रात में सोते वक्त चाहे जितना भी अच्छे गुड थॉट्स के साथ सो, चाहे जैसे भी करो, एकदम वियर्ड और एकदम अजीब टाइप के जो है सपने आते रहते हैं। और उन सपनों से ना ही मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, बल्कि स्लीप का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। मतलब अचानक उठ गई फिर सो गई। सर बहुत, और कभी कभी तो मैं ऐसा भी फील की हूँ कि जो सपना मैं देखी हूँ वो कुछ दिन बाद सच भी हो जाता है। और मतलब सर बहुत 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 ज़्यादा टेंशन होता है इन सब से। कुछ भी दिख जाता है सपने में। सर इसका क्या करूं? मतलब और जैसे इतनी अजीब अजीब, ऊपर से मौत के सपने, डेथ का सपना, मतलब सर बयां नहीं कर सकते कि मतलब क्या क्या दिख जाता है। और सर उससे क्या होता है कि रोज़ जो है सुबह उठ कर के पूरा माइंड डेविएट हो जाता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। प्लीज़ सर इसका कोई, आई नो कि सर आप एक दो बार बोले हैं कि ड्रीम्स का कोई वो नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सफाई चलती रहती है ब्रेन का, कोई पैकेट होता है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सर ये अब एक्सेस हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लीज़ सर सजेस्ट। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक प्रॉब्लम जो कई लोगों को जिसको फेस करते हैं पर किसी को बतलाते नहीं हैं, वो उन्होंने उठाया इन्होंने। तो इट्स ए गुड थिंग कि आपने वो समस्याओं को भी उठा रहे हैं जिन समस्याओं पर लोग जनरली चुप रहते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो आपने बताया कि हमको बैड ड्रीम्स आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जिसमें कि जो है वो मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में होता है, डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको बता दूं एक बात कि आप कभी मम्मी से पूछिएगा, मम्मी बताएंगे कि कभी किसी की मौत का सपना, डेथ का सपना आता है ना, तो हमारे हम लोगों में ऐसा कहा जाता है, जनरली मैंने सुना है, बचपन से मैंने यही सुना है, मेरी मदर से भी मैंने ये सुना है और मेरी दादी से, नानी से भी मैंने वही सुना है कि देख, सपने में किसी की डेथ होती है तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। तो मैं कई बार सोचता था कि ऐसा ये क्यों बोलते हैं, तो मुझे अब समझ में आया कि उसके पीछे कारण ये होता है कि आप डिस्टर्ब हो चुके होते हो, जो अपने नियर एंड डियर वन को या खुद को आप देखते हो कि डेथ हो चुकी है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है उससे निकालने के लिए जो है वो एक साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए कहा गया कि भाई तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है। यदि सपने में किसी की मृत्यु होगी तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग में कई सारे जो है वो थॉट लगातार चल रहे होते हैं। हम कई लोगों से बहुत ही क्लोजली अटैच रहते हैं और हमें लगता है कहीं उन्हें हम खो ना दें। और ये जो फीलिंग होती है, इस फीलिंग के चलते कई केमिकल पैकेट्स ब्रेन में बन चुके होते हैं। और वही केमिकल पैकेट जो है, जब आपका ब्रेन देखता है कि ये कोई यूजफुल मेमोरी नहीं है, रात को जब आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन मेमोरी को क्लीन करता है। इसलिए सपनों में एक तारतम्य, एक कंटिन्यूटी देखने नहीं मिलती है। और कई बार ऐसे इवेंट, जैसे कि आपने सांप के बारे में बात किया दिन में, तो रात को सपने में सांप दिखाई पड़ सकता है। किसी से आपने मृत्यु के बारे में डिस्कस किया, कोई टीवी में ऐसा सीरियल देखा आपने, कुछ ऐसा आपने जो है वो देखा अनयूजुअल, वो भी सपने में आपके आ सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपके साथ एक्सेस हो रहा है, तो दैट नीड्स सम मेडिकल अटेंशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में वे कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिन केमिकल्स के चलते इस प्रकार की डिस्टर्ब स्लीप जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक तो आप अपने आसपास का जो माहौल है, एक्चुअली आपके आसपास, घर के आसपास जहां आप रहते हैं, वो माहौल किस तरह का है, कि आप साउंड स्लीप के लिए आपके कमरे में प्रॉपर साउंड स्लीप का अरेंजमेंट है या नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। दूसरा सिंपल सा है कि इस समय आप जो है वो बिल्कुल जो साधारण उपाय जो हम लोग जनरली लोगों को सजेस्ट करते हैं, कई बार मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, तो मैं सिंपल बोलता हूँ उनको कि भाई आपको सिर्फ इतना सा करना है कि नॉर्मल जो गोली आती है, एंटी हिस्टामिनिक गोली आती है, थोड़ा सा सेडेशन करती है गोली वो, और एंटी एलर्जिक भी होती है। यदि कोई समस्या नहीं है तो आप जो है नॉर्मल जो है वो सिट्रिजिन जो होती है, सिट्रिजिन नॉर्मल जो होती है, डॉक्टर की सलाह के बाद उसको आप जो है वो इवनिंग में लेकर देखें। आपको थोड़ा सा हल्का सेडेशन रहेगा, नींद थोड़ी गहरी आएगी, तो उसके बाद आपको सपने नहीं आते। क्योंकि यदि सपने आपको कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। आप दिन भर स्लिपरी फील करते होंगे, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो हमारी स्लीप साइकिल चलती है। 90 मिनट के एक स्लीप साइकिल में 20 मिनट ड्रीमिंग का होता है और 70 मिनट डीप स्लीप का होता है। तो यदि आपको लगातार सपने आ रहे हैं और आप सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका स्लीप थोड़ा डिस्टर्ब है। तो
आपको डॉक्टर की सलाह यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि इन ये देर में भी सर्टेन केमिकल लेवल पे कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो वो आपको डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे। तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जिन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए तो जरूरी नहीं कि वो साइकेट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर हो, नॉर्मल आप जो है वो किसी एमडी मेडिसिन से या न्यूरो फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको जो है वो कुछ ऐसा मेडिसिन दे देंगे जिससे कि आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे आपके। बाकी इसके अलावा मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा आपको कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो आप कर सकते हैं वो है कि एक तो आप जो है वो मेडिटेशन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें आप, ठीक है, ध्यान लगाएं थोड़ा आप, ठीक है, और उसके बाद जो है वो दिन में कभी एक डिसाइड कर लें कि देयर इज़ नो नेगेटिव थॉट इन माय माइंड, कोई भी नेगेटिव थॉट को दिमाग में ना आने दें, पॉजिटिव चीज़ों को ही सुने, पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करें आप, ठीक है। और हो सके तो यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, कई बार थोड़ा फियर जो होता है, डर जो होता है, उससे भी सपने ऐसे आते हैं, तो आपको लगता है तो अपने घर में नाइट लैंप लगा लें आप सोते समय, थोड़ी हल्की रोशनी रहे वहाँ पर, ठीक है, तो आपको थोड़ा बेहतर फील होगा उसमें। तो ये दैट मे बी ए मेडिकल इशू ऑल्सो, दैट मे बी ए जनरल इशू ऑल्सो। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है वो आपको थोड़ा सा इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी करना पड़ेगा। कुछ जो मैंने आपको उपाय बताए वो भी आप कर देखिए आप, ठीक है। जैसे एक मेरे पेशेंट को ये समस्या थी, 17-18 साल की लड़की थी, उसको भी ये समस्या थी, तो उसको फिर हम लोगों ने बोला कि उसने कहा नहीं मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगी, डॉक्टर साहब कोई नींद की सर मेरे को कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। देन वी एडवाइस की मेडिटेशन कीजिए आपके, रात को सोते समय तुम बढ़िया सिर में मालिश करवाइए, मम्मी से बोलिए वो कर देंगी सिर में के। सो ये ठीक है, घर में किसी मेंबर से छोटे भाई बहन उनको साथ रख लीजिए, वो भी सो जाएंगे वहाँ पर के। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर देखिए, और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए एंड हैव फेथ इन गॉड, कि भगवान में भरोसा रखिए, सब ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जो है सारी प्रकृति और हम सब कोई डिवाइन पावर के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और उस पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन लेंगे, इसमें जो मेल पर आया हुआ है वो क्वेश्चन ये है, रिस्पेक्टेड सर, आई एम योर ऑफिशियल कमांडो सिंस 2021 सर, 2022 will be my first drop year. In 2021, I got only 451 marks, but I am trying my best to correct 2022. Sir, I have no regret of choosing medical field. पर सर कभी कभी बहुत एंजाइटी फील होती है जब अपने स्कूल फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो सब मेरी ही क्लास में होकर मुझसे आगे बढ़ गए लाइफ में, और मैं ड्रॉप लेके बैठी हूँ, कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई होटल मैनेजमेंट में, और इस सब फील्ड में ऐसे ही सब फील्ड में कॉलेज में चिल कर रहे हैं, और मैं वहीं की वहीं हूँ। मैं अभी पिछले साल की गलतियों पर वर्क करती हूँ, और मेरी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही है। टेस्ट में अंडर 150 रैंक आती है और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं किसी भी फालतू रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ, पढ़ाई में प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही पढ़ाई में प्रॉब्लम है, बस कभी दिन में 10 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, पर वो वहाँ देखती हूँ उन फ्रेंड को जो 12th तक साथ थे और कॉलेज में पहुँच गए, और अजीब सा फील होता है, लगता है कि कहीं मैं इनसे कम तो नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी हो। सर मेरे पास प्राइवेट के लिए मनी भी नहीं है जो इसी साल काउंसलिंग में के बाद कॉलेज ले लूँ। एक दोस्त की तो मैरिज भी फिक्स हो गई सर, पर मैं इन सब बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी और 2022 में 720 लेकर ही आऊँगी और बायोमेंटर स्कोर आपको प्राउड फील कराऊंगी। थैंक यू सर मेरी बात सुनने के लिए, योर फेथफुल कमांडो। देखो बेटा, आपकी समस्या सिर्फ आपके दिमाग में है। आपके जो दोस्त होटल मैनेजमेंट में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, ठीक है, तमाम फील्ड में हैं, रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, एंड आपकी जिंदगी में ऐसा मौका बहुत कम आएगा, आपकी लाइफ में ऐसा मौका बहुत कम आएगा कि आप उनसे कोई आपको काम पड़ेगा। पर्सनल काम छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल वर्क की बात कर रहा हूँ कि आपके अपने इंजीनियर दोस्त के पास जाकर बोले कि मेरा ये वाला काम इंजीनियर कर दो, ये कर दो, ये वाला बना दो मेरे लिए, ये मशीन बना दो, ये कर दो, बहुत मुश्किल है।
या होटल मैनेजमेंट वाले आपके दोस्त के पास जाकर आप बोलेंगे भैया मुझे होटल मैनेजमेंट के ट्रिक सिखा दो या कुछ बता दो कैसे करना है, ठीक है। लेकिन इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि वंस यू बिकम ए गुड डॉक्टर, बिग डॉक्टर, तो वो आपको पहचान कर आपके पास में कागज पर नाम लिखकर तुम्हारे अंदर भेजेंगे कि तुमको वो जानते हैं, तुम उनकी क्लासमेट थी। वो बताएंगे कि इस शहर की जो सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, इस शहर की जो सबसे बड़ी जो है वो कार्डियक सर्जन है, इस शहर की सबसे बड़ी जो है वो ईएनटी सर्जन है, इस शहर की सबसे बड़ी जो ऑप्थोलॉजिस्ट है वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा तुम्हें, बताओ, ठीक है। आज तुम उनकी पोस्ट देखते हुए तुम पढ़ रहे और तुम देखो तुमने इतना अच्छा 150 के अंदर तुम्हारी रैंक आ रही है, तुम 720 आउट ऑफ 720 लेकर आने वाली है और तुमको बहुत बड़ी प्राइज हम देंगे। तुम हासिल तो करो, 720 का लक्ष्य हासिल करो, बायोमेंटस का नाम क्षितिज पे टॉप पे चमका कर दिखाओ, चोटी पर लेकर जाओ उसका नाम। हाँ है ना बेटा, सब कसर बराबर हो जाएगी। मतलब पूरा मीडिया तुमको छापेगा, हर जगह तुम दिखाई पड़ोगी। तुम सोच लो क्या होती पहचान। ये तो तुम हो जो उनके साथ पढ़ती हो, तुम तो इतनी बड़ी शख्सियत बनोगी कि पूरा शहर तुमको जान रहा होगा। जब तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओगी, शहर का हर आदमी बोलेगा कि भैया फला डॉक्टर साहब के पास में जाके जब जरूरत पड़े तो वहां पर जाकर अपॉइंटमेंट ले लो, उनका वो बड़ा अस्पताल उनका है वो। तो देखो एक बात बता दूं मैं, द ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। पीपल के पेड़ को बड़ा बनने में वक्त लगता है, घास तो 10 दिन में बड़ी हो जाती है। तो तुम उसको सोचना है कि यदि पीपल के पेड़ का जो बीज है, बरगद या पीपल के पेड़ का बीज जो है सोचता रहे बैठ के कि यार कल मुझे लगाया गया था, मैं तो इतना छोटा सा हूं और ये घास देखो बार बार होकर इतनी बड़ी हो गई, एक साल में घास इतनी बड़ी हो गई है और उसमें सीड भी लगने लगे हैं और मैं तो छोटा सा हूं, 5 साल तक मैं तो बढ़ी रहा हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास तो। लेकिन जब एक दरख्त बनता है ना, उसकी छाया में जाने कितने लोग आते हैं। बड़ा वृक्ष होता है, घास को कोई पूछता नहीं, वहां पे वो बड़े वृक्ष के वो ऑक्सीजन देता है। लोग कहते हैं अरे ट्री अपने आप में, सुना तुमने कि ग्रास एक इकोसिस्टम है, हम बोलते हैं ट्री एक इकोसिस्टम है अपने आप में। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है बेटे। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, अपने पथ से डेविएट भी मत होना, क्योंकि ताजमहल बनने में वक्त लगता है, लाल किला बनने में वक्त लगता है, जो बड़ी इमारतें हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। तुम देख रहे हो पड़ोसी का एक कमरे का घर बन गया, तुम बोल रहे हो घर बन गया उसका। तुम ये सोच नहीं रहे हो कि तुम ताजमहल, तुम ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, जो बिल्डिंग शहर की शान होगी, वो जो मोहल्ला है, वो जो स्कूल है, उस स्कूल का प्रिंसिपल जो होगा वो एक दिन तुम्हारा फोटो लगाए वहां पे कि ये हमारी स्टूडेंट थी भाई। मेरा बच्चा इस बार संकल्प सारस्वत जो है वो सिलेक्ट हुआ इस बार 2021 में, उसके स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो है उन्होंने जो है उसको बुलाया, उसका इंटरव्यू लिया। आप सोचो स्कूल का प्रिंसिपल बुलाकर इंटरव्यू लेगा और वो डालेगा यूट्यूब पर, कितनी बड़ी बात है। जिन प्रिंसिपल के बाहर खड़े रहते हैं केबिन के बाहर के सर से मिलने 2 मिनट के लिए। मैं अभी बीच में कभी जीएमसी आने का मौका मिला हम लोगों को, हमारी एक रियूनियन होने वाली उसके लिए, तो मैं देखा मेरा एक बैचमेट है, वो मेंबर ऑफ जो अपना विधानसभा मेंबर होते हैं, एमएलए है वो, ठीक है, असेंबली में मेंबर है वो, योगेश पंडागरे। जब वो पहुंचा वहां पर, गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलने के लिए कई बार कुछ छोटे छोटे इशू पर हम लोग बाहर खड़े थे। डीन साहब 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे लड़के खड़े हो गए बाहर, डीन सर ने 4:30 बजे मिलने अंदर बुलाया, 1.5 घंटे खड़े रहे बाहर, सर ने बुलाया और ऐसे खड़े हो, जब कैबिन में गए तो ऐसे खड़े हो गए था डीन सर के पास, सर वो ये ऐसा इशू हो गया। फिर डीन 1.5 घंटा इंतजार करके 2 मिनट बात करेंगे डीन सर, ठीक है। जब सालों के बाद अब जब हम पहुंचे तो योगेश पंडागरे जो है वो एमएलए बन चुके हैं, बीजेपी से एमएलए हैं और वन ऑफ दी एमबीबीएस एमडी बड़े हॉस्पिटल से, और वो बड़े समझदार एमएलए, डॉक्टर है खुद, भारी वोटों से जीते थे, सीएम भी पर्सनली उनको जानते हैं। जब वो पहुंचे तो जीएमसी के डीन, वो हम लोगों का ऐसे ही कुछ चल रहा था फंक्शन, वहां पे आए, आके फोटो साथ खिंचवाया डीन साहब ने, नंबर लिया, अभी जो भी प्रेजेंट डीन है, नंबर, भाई आप योगेश जी आपका नंबर दे दीजिए। कद तो ऐसे बन रहा है
वहाँ और लोग भी थे, वहाँ पे और लोग भी थे जो उनसे भी उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से बात की। सबको मालूम उनको कि ये फला से अपने सतना का बड़ा जो है वो अपना ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फला जो है वो वहाँ यूएस से आई हुई है, वहाँ पे बड़ी डॉक्टर है, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी में डायरेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग है चीज़। तो मैंने वही कहा ना आपसे कि चीज़ों को बनने में वक्त लगता है, ठीक है। बढ़िया खाना बनना होता है घर में तो पकने में मम्मी बोलती थोड़ा टाइम लगेगा पर बढ़िया बनेगा। कोई जिंदगी 2 मिनट का नूडल्स नहीं है, जिंदगी कोई 2 मिनट का नूडल्स नहीं है कि डाला निकाल उल्टे खड़े हुए सर के बोलो खा लिया निकाल के, ठीक है ना। ठीक, तो इसलिए वो नूडल्स पका रहे हैं और तुम्हारा तो रेसिपी डिफरेंट ही होगा बेटा, इसलिए बिल्कुल दिल छोटा मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, आई एम फर्स्ट ईयर बी फार्मा स्टूडेंट सर, आई हैव क्लियर्ड माई बायोलॉजी सब्जेक्ट ओनली फ्रॉम यू sir. Everything was going well in my life, but at one day one boy proposed me. Sir, he is my relative and I know him very well, but I never thought that one day he will propose me. Sir, he has cleared AFCAT defense and he said that he started liking me before from 4 years. Sir, he has cleared but he was afraid to approach it, but finally in last week he approached it. सर लास्ट 3 मंथ्स में बातों बातों में वो मुझे इतना जान चुका है जितना मेरे क्लोज फ्रेंड भी मेरे बारे में नहीं जानते, और वो कभी कभी मेरे लिए शायरी भी बनाता है। सर वो हमेशा मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करता है और चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं। सर उसका नेटिव प्लेस पुणे है और रिसेंटली मेरा एडमिशन भी पुणे में हो गया है ओनली बिकॉज ऑफ माई परसेंटाइल। सर मेरा नेटिव प्लेस अलग है, लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया तो मेरे पेरेंट ने मुझे थोड़े दिनों के लिए उसके घर पर रहने के लिए बोल दिया। उस दिन मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उसके घर गई थी। उसे पता नहीं था कि मैं उसके घर आने वाली हूँ। उस दिन जब सुबह सुबह उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और उससे दरवाजे पर मैं मिली, तो इससे भी वो अपनी डेस्टिनी ही मानता है और वो कहता है कि वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और जब उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला सर, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन वो मुझसे शादी करना भी चाहता था। सर कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन सर मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। सर मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स को ये सब चीज़ पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि जब तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। सर पता नहीं चल रहा है कि मैंने उसे हाँ बोलकर सही किया या गलत। देखिए आपका जो मेल है उस मेल में आपने लिखा है साफ साफ कि आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, आप पढ़ रही हैं, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि लाइफ में हर समय एक पड़ाव होता है ना। अभी ग्रेजुएशन में है, आपका वो फ्रेंड चाहता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो आपसे मैरिज करना चाहता है, और जाहिर सी बात है कभी ना कभी मैरिज करनी होती है। लड़कियों के ऊपर मैरिज का एकदम से प्रेशर आ जाता है, एकदम से। जैसे आप ग्रेजुएशन पूरा करोगे ना तो यही घर वाले एकदम से घबरा के भड़बड़ा के जो है वो ढूंढना शुरू कर देंगे, भाई किसी से शादी करो कि तो किसी ना किसी शादी करना है। और कोई व्यक्ति यदि आपको चाहता है और आदि आपके लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल डिवाइन फीलिंग है, वो देखो इस समय क्या है, इस समय कमिटमेंट वाले लोगों की बहुत कमी वैसे ही है, क्योंकि पूरा समय ऐसा है जो तात्कालिक या जो है वो जिसमें इमोशनल वैल्यूज कम होती चली जा रही है। लोग बाग जो है वो रिलेशनशिप फॉर द कन्वीनियंस के लिए, वो सहूलियत के लिए संबंधों को बना रहे हैं, वो इमोशनली या भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग। यदि कोई आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ में रहना चाहता है, वो चाहता है कि आप जो है वो ग्रेजुएशन पूरा कर लें, उसके बाद हम मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ बुरा नहीं है यदि आपने उसको हाँ बोला, कोई बुरा नहीं। लेकिन उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1 पहला जो बिल्कुल मैं एज ए गार्जियन के तौर पर तुमको बोलूंगा या पेरेंट्स के लेवल पे बोलूंगा कि पहली बात तो ये ध्यान रखिए उसमें नंबर 1 कि आपका जो आपने बताया आपके रिलेटिव है, तो रिलेशनशिप में कहीं कोई शादी के दौरान दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, स्पेशली हिंदुओं के अंदर, जहाँ पर कि मैरिज इज नॉट परमिसिबल, ठीक है ना। ठीक, तो आप पहले तो वो देख लीजिए कि टेक्निकल लेवल पे से बोलते हैं हम, तकनीकी स्तर पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, इससे शादी नहीं कर सकते आप, ठीक है,
ये पॉसिबल नहीं है। तो वो समझ, देखो रिवोल्ट करने वाले लोग कहीं भी रिवोल्ट कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम रेजिस्टेंस को जितना कम रख सकें उतना अच्छा है। वो कभी खुशी ले, बहुत ज्यादा खुशी लेके नहीं आता बहुत सारा रेजिस्टेंट। तो आप पहले तो वो देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए, सेकंड चीज ये कि जब आपने यदि हाँ बोल भी दिया है तो अगले जो 2 साल, क्योंकि आपको 2 साल और पढ़ना है ग्रेजुएशन के बाद, शादी को बहुत वक्त है अभी, तो उस दौरान आपका इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप से ज्यादा आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। कमिटमेंट आपका हो चुका है, वक्त दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने से, या बहुत ज़्यादा हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से थोड़ा बचिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप में जो है ना थोड़ी सी स्कार्सिटी जो होती है ना, वो उसकी वैल्यू को बनाए रखती है। ठीक है, यानी यदि आज आपको जो गोल्ड है, सोना है, सोना जगह जगह पे आपको पड़ा मिलने लगे, आपको जमीन पर सोना पड़ा हुआ है, कहीं दीवारों में सोना लोगों ने कील जैसा बना के लगा रखा है, गोल्ड हर जगह पड़ा है, घर बन रहा है, घर की बाहर जो है जैसे लोहा पड़ा रहता है, ऐसे सोना पड़ा हुआ है, तो क्या सोने को सोना समझोगे तुम? सोने को सोना तुम नहीं समझोगे। सोना तब तक सोना है, गोल्ड तब तक गोल्ड है जब तक थोड़ी सी इसकी स्कार्सिटी है। ठीक है, रिलेशनशिप के साथ भी वही फंडा है कि थोड़ी सी स्कार्सिटी उसकी वैल्यू को बनाए रखती है। इसलिए वो आपके लिए भी सही है, वो उनके लिए भी सही है, वो एक जनरल चीज है वो। तो घर वालों को कोई भी ऐसी आपत्ति करने का मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे कि वो रिलेशनशिप पर आंच आए। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ये जिम्मेदारी उसकी भी है। ठीक है, वो अपना जो कोर्स कर रहा है वो करेंगे, लाइफ में सेट होंगे, आप अपना कुछ अच्छा करेंगे, लाइफ में सेट होंगे। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, प्रेम विवाह सब अपनी जगह पर है, पर करियर का अपना मुकाम है, अपना स्थान है। आज के ज़माने में लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त किसी ने देखा नहीं होता है, अच्छी बुरी सब तरह की परिस्थितियां होती, तो वैसे में आपका अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उस पर फोकस कीजिए। तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस रिलेशनशिप को सहेजने और संभालने के लिए मैं समझदारी से काम लीजिएगा। समझदारी से काम लेंगे तो रिलेशनशिप आपका बेटर प्रकार से ग्रो करेगा और ज़िंदगी भर आप साथ रहेंगे, और एक दिन ये सब चीज़ें बुढ़ापे में याद भी आएंगी। ठीक है, तो कुछ बुरा नहीं है बेटा, सब अच्छा है, पर पढ़ने पे फोकस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। डियर सर, आई एम ए 12th class student preparing for NEET. My father runs a small business. My family, father, mother, sister and me, lives 5 kilometers away from my native village because my father want us to give a better society and want to keep us away from bad illiterate society of my village. My uncles and their sons, all adults, are very bad and illiterate, and even most of the villagers are very bad. They all are very jealous of my family success and our good education. My uncles have captured most of my ancestral property, and whenever we question them about that and or went to village to look after our old house, to our field, or to do repairing of old house, they just want any clue to fight with us. They have lot of manpower. There are 6 adult men, uncle and son. They abuse, fight, threaten us to damage, and every time want to suppress us. Whenever Gram Panchayat sit, they suppress our voice, make them give biased conclusion or disagree with conclusion. Every 15 to 20 days, they disturb us for nonsense reasons and quarrel with us. Sir, these things are affecting my studies. Whenever I sit to study, this comes in my mind. My family lives in lot of stress. I am always worried for my family. What should I do, sir? देखिए सिंपल सी बात है कि यदि ये प्रॉपर्टी का मैटर है तो यू शुड अप्रोच टू प्रॉपर प्लेटफॉर्म। आपको जो है वो जो सरकारी कार्रवाई होती है, कोर्ट कचहरी होती है, वहाँ से आप डिसाइड कराएंगे तो कोर्ट जो बोलती है वो चीज़ें सही होती है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप इसमें उलझना नहीं चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी में जाएं, हम मामला लंबा खींचे, ठीक है, विवाद हो उसमें आपको नहीं करना है, तो फिर सिंपल सी बात है कि अभी आपको अपने मेंटल पीस को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि इस तरह के झगड़े में कभी भी किसी के हाथ कुछ लगता नहीं है। वो जिस जमीन के लिए, जिस मकान के लिए वो इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना
बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको कभी बहुत ज़्यादा फलेगा नहीं उठ के। तुम लेकिन यदि उस तनाव में तुम अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे, तुम अपनी फैमिली तुम्हारी स्ट्रेस में रहेगी, तो तुम लोग पीछे जाने लगोगे सारे लोग। तुमको जो है वो घटना वो एक छोटा सा पार्सल है लाइफ में आपके, जिसमें कुछ नेगेटिविटी भरी है, उसको एक तरफ रख दो। अभी सोचो कि हम कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। मान लो ये हमारे पास ना होता तो हम क्या करते, मान लो हमारे पास ये चीज़ नहीं होती तो कैसे करते हम मैनेज, ठीक है। क्या हमारी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ पर ही डिपेंडेंट है? यदि वो चीज़ हमारे पास ना है आज तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वो सब ज़मीन ही खत्म हो गई वहाँ से, तो क्या करेंगे? कभी मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई कि यहाँ पर पानी पानी भर गया, खेत है ही दिख ही नहीं रहा खेत वहाँ पर, अब क्या करेंगे? तो देयर में भी लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ें दिमाग में छिपी हुई हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आपको जो है वो कानूनी हक से कोई आपको वंचित कर सकता है, बट टेक द हेल्प ऑफ द प्रॉपर प्रोसीजर। ग्राम पंचायत यदि वायस दे तो आपको ऊपर आप अपील कर सकते हैं, आप ऊपर बड़े अधिकारियों से जाकर मिल सकते हैं, आप कलेक्टर से जाकर हेल्प ले सकते हैं, जाके आप लोक अदालत जो जन अदालत होती है उसमें जाके मिल सकते हैं आपके। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द कोर्ट, अच्छे लॉयर को कीजिए, आप बहुत कुछ आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। लेकिन वही अब केवल मुंह जबानी लड़ाई लड़नी है और ऐसे 1 to 1 फाइट करना है तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। ये उनका जो मेन पावर है वो भी टेम्परेरी है, थोड़े दिन के बाद वो भी बूढ़े हो जाएंगे सारे लोग के, और वो जो बेईमानी आपसे कर रहे हैं उनके बच्चे उनसे करेंगे, उनके बच्चे उनसे करेंगे, ये चैन रिएक्शन चलता रहेगा उनका, उसका कोई सिरा नहीं है, क्योंकि कभी भी आदमी बेईमानी करके बहुत बड़ा नहीं बना वो, ठीक है। कभी भी आदमी बेईमानी करके बहुत बड़ा नहीं बना। बड़ा बनने के लिए आपको जो है वो आपके अंदर जब तक ईमानदारी नहीं होगी आप बड़े नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं बेईमानी का घड़ा फूटता है, तो इसलिए आप उनको लेकर चिंता मत कीजिए। वे जो पाप कर रहे हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं, उसका परिणाम जरूर मिलेगा उन्हें, देर सवेर जरूर मिलेगा। लेकिन आप उनके कामों के कारण आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग वो लेके बैठे हुए हैं, जब चाहे तब आपसे लड़ रहेंगे, जब चाहे आपको स्ट्रेस में डाल देंगे। तो क्या ये सही है? क्या तुमको अपनी ग्रोथ रोक लेना चाहिए उनके लिए? नहीं। टेक हेल्प ऑफ द प्रॉपर लॉ, लीगल प्रोसीजर का इंडियन लॉ का सहारा लीजिए यदि आपकी प्रॉपर्टी का इशू है। मेंटल स्ट्रेस मत रखिए। 1 to 1 लड़ने का रोज के जो है वो कि गाली गलौज कर रहे हैं, रोज झगड़ा कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, उससे विनाश ही होता है, उससे कभी कुछ क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं है यहाँ पर। हर व्यक्ति इसको लगता है वो पावरफुल है, उसका भी घमंड दम एक ना एक दिन टूट जाता है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है मेंटल पीस का, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप कल को, चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ, इमेजिन करता हूँ मैं इमेजिन करता हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं और आप एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो वही लोग जो है वो आपके चरणों में आके बैठ जाएंगे, वो चरण में आके बैठ जाएंगे, कि शरण में पहुंच जाएंगे, चरण में आके बैठ जाएंगे। मेरे एक पहचान में है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उनका, वो IPS में सेलेक्ट हुई आज के 3 साल पहले, सिलेक्टेड फॉर IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। उनके फादर को गांव के लोगों में, जो उनके कजिन ब्रदर थे रहे होंगे उनके फादर के, उनने प्रॉपर्टी के विवाद में सरेआम मार दिया था। कोई ने गवाही नहीं दी, सबूत, थोड़ा समय चला कार प्रोसीजर और वो छूट छाट भी गए। गांव छोड़ना पड़ा माँ बेटी को गांव छोड़ना पड़ा। गांव में माहौल ऐसा कर दिया कि वो रह नहीं पाए वहाँ पे। गांव के लोग घर के बाहर आके जो है वो उनको कुछ कुछ बका करते थे, बोला करते थे उनके बारे में, कैरेक्टर को लेके, सबको लेके। माँ बेटी परेशान होके एक छोटे शहर में कहीं, उनकी माँ के रिलेटिव थे, कहीं वो चली गई वहाँ पे। लड़की ने पढ़ाई की, सी गॉट सिलेक्टेड फॉर IPS। आज गांव की पहचान है कि यहाँ की लड़की SP है। वो जो जितने दम भी पावरफुल लोग थे ना, वो उनकी कोई औकात नहीं कि सामने जाके खड़े हो जाए वो। आज जब वो चलती है तो फोर्स से पूछा, पूरा जिले का फोर्स उसके पास में है। सोचो, एक बेटी ऐसी भी है, आज बोलकर दिखाए कोई सामने उसके कुछ। IPS होता है, कोई मजाक नहीं है, वो फोर्स का हेड है वो। कितना मैन पावर तुम्हारे पास, कौन हो तुम? तो वो तो ऐसे भी लोग होते हैं यार। फिर केस रीओपन हुआ, दोबारा सब सुनवाई हुई और फाइनली उसके बाद कन्विक्शन भी हुआ।
4 लोगों को सजा हुई उम्र कैद की बुढ़ापे में, क्योंकि बेटी आईपीएस थी उसने दिखाया कि केस ओपन हुआ, री इन्वेस्टिगेशन हुआ, अंदर। कब तक बचेगा बेईमान आदमी? लेकिन जज्बा वो होना चाहिए ना। अब ये वो दुखी होके दुखी में हो जाती, दुखी दुख से आंसू बहाने से अच्छा है पसीना बहाइए। आंसू बहाने से अच्छा पसीना बहाइए। आंसू बहाने से अच्छा है हिम्मत जुटाइए और जीत कर दिखाइए। ठीक है, तो बेटा मैं यही बोलूंगा कि तुमको जो है वो अपने आप को मजबूत बना रखना है, ताकि परिवार का तुम जो है वो सहारा बन सको, परिवार को स्ट्रेस से आप बाहर निकाल सको। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हार्ट कनेक्ट का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आखिरी एपिसोड होगा इस सीजन का, और उसके बाद फिर जो है वो कुछ समय के लिए सीरीज को हम जो है वो बंद रखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कब हमें थर्ड सीजन इसका लॉन्च करना है। तो अभी आप सोच लीजिए कि जो अगला एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड है हार्ट कनेक्ट का। तो अपने क्वेश्चंस भेजिएगा जरूर दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आप वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में और मेल के फॉर्म में भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।